स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इससे पहले हम कार्ल मार्क्स का लाइफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी विचारक थे तथा उन्होंने फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ मिलकर होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी इत्यादि पुस्तकें लिखी। साथ ही उनकी पुस्तकों में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दास कैपिटल के अंतर्गत मार्क्स ने हालांकि कहीं पे स्पष्ट रूप से वर्ग का वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मार्क्स ने दास कैपिटल के तीसरे खंड के अंतिम अध्याय के अंतर्गत सामाजिक वर्ग की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आइए हम देखते हैं पहले वर्ग की अवधारणा। जन्म के अतिरिक्त यदि किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूहों का निर्धारण होता है तो उसे हम वर्ग या फिर सामाजिक वर्ग के नाम से जानते हैं। अर्थात जन्म से जाति निर्धारित होती है, लेकिन यदि कोई अन्य आधार है जिस आधार पर, जैसे आर्थिक आधार पर, तो आर्थिक आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। इसके अंतर्गत ऑकबर्न की जो डेफिनेशन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑकबर्न ने ये बताया है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में समान सामाजिक स्थिति होती है। अर्थात एक वर्ग जो है, जो किसी भी समाज में पाया जाता है, उसकी स्थिति परिस्थिति जो होती है वो एक समाज में समान होती है। ऑकबर्न ने अपनी ये परिभाषा अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत दी है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम देखते हैं वर्ग की कुछ विशेषताओं को, जिनके अंतर्गत आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर वर्ग होता क्या है। वर्ग वह है जिसकी पूरे समाज में समान परिस्थिति होती है। परिस्थिति अर्थात पद, ऐसे व्यक्ति जिनका पूरे समाज में समान पद होता है, समान परिस्थिति मानी जाती है, उन सभी व्यक्तियों को हम एक वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। वर्ग जो है किसी भी ठहराव के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि वर्गों में उतार चढ़ाव पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं समाज में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, तीनों वर्ग पाए जाते हैं। तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इस रूप में वर्गों में उतार चढ़ाव होता रहता है। एक वर्ग जो है उसमें वर्ग चेतना पाई जाती है, यानी एक ही वर्ग के जो लोग हैं, एक ही वर्ग के जो सदस्य हैं, उनमें आपस में एकजुटता होती है, मतैक्यता होती है या फिर एकता पाई जाती है। क्योंकि यदि उस वर्ग पर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वो उस वर्ग के लोग मिलकर उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वर्ग के अंतर्गत जन्म का महत्व नहीं होता है, यानी कि ये जाति के आधार पर निर्धारित नहीं होता है। जैसे जाति जन्म होते ही निर्धारित हो जाती है कि व्यक्ति की जाति ये होगी, लेकिन वर्ग में यह है कि व्यक्ति जैसे जैसे कोशिश करता जाएगा, जैसे जैसे परिश्रम करता जाएगा, उसके वर्गों में परिवर्तन होता रहता है। वर्ग हमेशा अर्जित किया जाता है, ये जाति की तरह प्रदत्त नहीं होता है कि जन्म लिया और प्राप्त हो गया। वर्ग को परिश्रम करके, मेहनत करके, योग्यता हासिल करके अर्जित किया जाता है। साथ ही साथ वर्ग एक मुक्त द्वार के रूप में होता है, यानी खुला होता है। खुला से मतलब यह है कि वर्ग को व्यक्ति जब चाहे परिवर्तित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे थर्ड ग्रेड टीचर है,
उसने कोशिश की, एग्जाम दिया, परिश्रम किया, मेहनत की, सेकंड ग्रेड टीचर बन गया, फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया, लेक्चरर बन गया। तो इस रूप में वर्ग का परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि वर्ग जो है मेहनत करके योग्यता के आधार पर हासिल किया जा रहा है, इसीलिए इसे एक मुक्त द्वार के रूप में देखा जाता है। वर्ग कभी भी स्थिर नहीं होता है, यानी वर्ग में स्थिरता नहीं पाई जाती है कि हमेशा से ही एक वर्ग जो उच्च वर्ग में सम्मिलित है या कोई जो निम्न वर्ग में सम्मिलित है वो हमेशा निम्न वर्ग में ही रहेगा, या फिर उच्च वर्ग वाला व्यक्ति हमेशा उच्च वर्ग में ही रहेगा। ऐसा नहीं है, इसमें कम स्थिरता होती है और वर्ग जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब हम जानते हैं मार्क्स के अनुसार वर्ग, यानी मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की अवधारणा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि दास कैपिटल के तीसरे अध्याय के अंतर्गत मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने ये बताया कि विभिन्न समाजों में वर्गों का होना आवश्यक है। वर्ग के बिना हमारा समाज जो है एक रूप में स्थिर हो जाएगा, यानी उसमें जो कार्य चलता रहता है वो उच्चता और निम्नता की वजह से ही चलता रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी समाजों में हमेशा वर्ग पाए जाते रहे हैं, सभी समाजों में वर्ग पाए जाते रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें वर्ग नहीं रहे हो। हम इतिहास को उठाकर देखें तो मार्क्स ने ये बताया, सबसे पहले जो आता है वो आता है आदिम साम्यवादी युग में वर्ग, यानी जब आदिम साम्यवाद था, यानी व्यक्ति कबीलों के रूप में रहता था, उसमें भी वर्गों का निर्माण हुआ था। हालांकि उस समय शिकार करके कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था और उस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, किंतु फिर भी वहाँ उस समय लिंग एवं आयु के आधार पर वर्ग का विभाजन होता था। आगे हम आते हैं तो दासत्व युग में वर्ग, दासत्व युग में भी दो वर्ग पाए जाते रहे हैं, यानी दास और मालिक। दासत्व युग में दास जो है एक दास के रूप में रहता था, मालिक जो था वो उससे किसी भी तरह का कोई भी कार्य करवा लेता था, यहाँ तक कि उसे मार पीट भी सकता था। मालिक को इतना अधिकार था। क्यों? क्योंकि इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा का प्रारंभ हो चुका था, प्रादुर्भाव हो चुका था। इस समय पशुपालन, कृषि, दस्तकारी इत्यादि कार्य प्रारंभ हो गए थे। इस वजह से दासत्व युग में मालिक और दास दो वर्गों का निर्माण हो चुका था। तीसरा हम देखते हैं तो आता है सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में भी हमेशा दो वर्ग रहे हैं, सामंत और अर्धदास किसान। हालांकि अर्धदास किसान की जो अर्धदास किसान दासों की तरह नहीं थे कि सामंत उन्हें मार पीट सकते थे या बेच सकते थे, इतना उनका स्थान निम्न नहीं था। लेकिन फिर भी अर्धदास किसान जो है उनका संपत्ति पर, भूमि पर किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था और उन्हें सामंतों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था। वर्तमान में हम आगे चलते हैं तो आता है पूंजीवादी युग।
पूंजीवादी युग में हम देखते हैं औद्योगिकरण हो चुका है। औद्योगिकरण के अंतर्गत हर कार्य जो है मशीनों के द्वारा, यांत्रिक साधनों के द्वारा होने लगा है। तो उत्पादन भी इस युग में यांत्रिक साधनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा होने लगा है। तो पूंजीवादी युग में भी दो वर्ग बन गए हैं, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति वर्ग वह है जिनका पूंजी पर या फिर उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, और श्रमिक वर्ग वह है जो अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करता है। मार्क्स की वर्ग की अवधारणा को जानने के पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टीन थोरे से ली। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि वर्तमान में पूंजीवादी युग प्रारंभ हो चुका है, और पूंजीवादी युग में दो वर्ग रहे हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, या पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहा गया है और श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा गया है। पूंजीपति वर्ग वह है जिसका कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहता है, आधिपत्य रहता है, और श्रमिक वर्ग वह है जो कि अपना श्रम बेचकर हमेशा अपना जीवन यापन करता रहता है। संघर्ष से यहाँ अभिप्राय हमेशा युद्धरत रहने से नहीं है, बल्कि यह है कि समाज में जो दो वर्ग पाए जाते रहे हैं उनमें हमेशा उनके विरोधी हितों के कारण जो टकराव पाया जाता है उसी को संघर्ष कहा है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंतर्गत बताया है, और उन्होंने कहा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि अब तक आदिम साम्यवादी समाज से लेकर वर्तमान पूंजीवादी समाज तक जितने भी समाज में जो दो वर्ग रहे हैं उनमें हमेशा विरोधी हितों की वजह से हमेशा संघर्ष पाया जाता रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ग संघर्ष है इनमें दोनों वर्गों में संघर्ष क्यों पाया जाता है। पूंजीपति वर्ग जो है जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है और वो चाहता है कि श्रमिकों से अत्यधिक कार्य करवाए और उसका जो लाभ है, उसके उत्पादन से जो उन्हें लाभ प्राप्त होता है उसका अधिक से अधिक लाभ स्वयं हड़प कर जाए। किंतु श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग यह चाहता है कि उत्पादन के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उनमें से उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो। तो यही सोच, यही धारणाएं, यही विरोधी विचार जो है पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं, क्योंकि पूंजीपति कभी भी ये नहीं चाहेगा कि श्रमिक वर्ग का हिस्सा जो है उन्हें दिया जाए या अत्यधिक लाभ जो उसे प्राप्त हो रहा है वो थोड़ा बहुत श्रमिकों में भी बांटा जाए। जब उन्हें जरूरत होती है कि श्रमिक अधिक कार्य करे तो श्रमिक अधिक कार्य करता है, अधिक उत्पादन करता है, तो श्रमिक भी यह आशा करता है कि उस अधिक उत्पादन से जो लाभ प्राप्त हो उससे उनमें से कुछ हिस्सा उनको दिया जाए। किंतु पूंजीपति वर्ग जो है वो लाभ का अत्यधिक हिस्सा स्वयं हड़प कर जाता है, और इसी वजह से इन दोनों वर्गों में, पूंजीपति वर्ग में और श्रमिक वर्ग में हमेशा संघर्ष पाया जाता रहा है। ये श्रमिक वर्ग जो है वो अत्यधिक संख्या में होते हैं,
और पूंजीपति वर्ग जो है कम संख्या में होते हैं, तो धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग अपने लालच, अपनी लालसा, अत्यधिक लाभ को हड़पने की वजह से धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब श्रमिक वर्ग का अत्यधिक शोषण किया जाता है तो उनमें वर्ग चेतना प्रारंभ हो जाती है। वो एकजुट होकर, एकता स्थापित करके, यूनिटी स्थापित करके पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देते हैं और धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग की समाप्ति आगे की ओर बढ़ती है। इस रूप में मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के आधार पर वर्ग संघर्ष की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंतर्गत ये भी बताया कि मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक वर्ग जब अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो पूंजीवादी वर्ग समाप्ति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इस रूप में ये संघर्ष लगातार चलता रहता है, क्योंकि मार्क्स ने जैसा कि पहले भी बताया कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, तो वर्ग संघर्ष जो है सभी समाजों में पाया जाता रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि वर्तमान में पूंजीवादी युग होने की वजह से संघर्ष की तीव्रता अधिक है। वर्ग संघर्ष का अर्थ, विशेषताएं जानने के बाद अब इसकी आलोचनाओं के ऊपर विचार करेंगे। मार्क्स का सिद्धांत हालांकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु फिर भी इसकी विभिन्न तरह से आलोचनाएं की गई है। सबसे पहले हम आलोचना के रूप में ये देखते हैं कि संघर्ष की अपेक्षा वर्तमान में सहयोग अधिक पाया जाता है, कि हमेशा कोई भी कार्य किया जाता है, ये दो वर्गों के बीच जो संबंध रहता है वो संघर्ष के आधार पर ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उनमें सहयोग भी पाया जाता रहा है। जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, यदि श्रमिक वर्ग कार्य करना बंद कर देता है तो पूंजीपति वर्ग के कारखाने बंद हो जाएंगे और उनका उत्पादन घट जाएगा। इसीलिए जब तक उन लोगों में सहयोग स्थापित नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि मार्क्स ने बार बार और हर समाज में सिर्फ दो ही वर्गों का वर्णन किया है, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग, जबकि इन दो वर्गों के अलावा भी एक वर्ग और पाया जाता रहा है जिसे कि मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया है। तीसरी आलोचना जो आती है वो ये आती है कि वर्ग निर्धारण का केवल आर्थिक आधार ही नहीं, मार्क्स ने हमेशा वर्गों का जो विभाजन किया है वो सिर्फ आर्थिक आधार पर ही किया है कि पैसा या पूंजी जो है वही व्यक्ति को दो वर्गों में विभाजित करती है, किंतु ऐसा नहीं है। केवल आर्थिक आधार ही वर्ग का निर्धारण नहीं करते, इसकी बजाय सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी वर्गों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट आलोचना मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की ये की जाती है कि मार्क्स ने बताया कि हमेशा क्रांति जो है निम्न वर्ग के द्वारा की जाती है, यानी निम्न वर्ग जो है शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है और पूंजीपति वर्ग का विनाश करता है, किंतु ऐसा नहीं है। जब भी जहाँ भी क्रांतियां हुई है वहाँ बुद्धिजीवी वर्ग का भी उसमें पूर्णतया सहयोग रहा है, यानी मध्यम वर्ग का भी क्रांति में पूर्णतया सहयोग रहा है। लास्ट आलोचना जो आती है मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की वो ये आती है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत हैं वो परिणाम जो हैं वो सत्य सिद्ध नहीं है। अर्थात मार्क्स ने ये कहा है कि जब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत होता है या वर्ग संघर्ष होता है दो वर्गों के बीच में, तो अंत में जाकर साम्यवादी समाज की स्थापना होती है या फिर वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। साम्यवादी समाज यानी कि ऐसा समाज जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए।
उन्होंने कहा जरूर है कि साम्यवादी समाज की स्थापना हो, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी वर्तमान में हम देखें तो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।